हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर यानी जो फिजिक्स का एक पार्ट है उसके अंदर तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। और इसके अंदर जब कोई बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है और जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस केस में बॉडी मूव करने की कंडीशन में होती है। तो मूव करने की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में उस पर एक लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स F के अगेंस्ट होता है। यानी जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव करती है, यानी बॉडी पर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी जो एक्सटर्नल फोर्स F की वजह से है। तो उस केस में इसके अगेंस्ट में इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा Fs। हम ये जो टॉपिक पूरा ले रहे हैं इसके अंदर ये टॉपिक मेन है हमारे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा को डिराइव करते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस तरीके से डिराइव होगा, ये एंगल कौन सा होगा, यानी जब बॉडी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव करती है तो उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है Fs, और दूसरा जो रिएक्शन फोर्स होता है R, इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स काम करता है P। तो R और Fs का रिजल्टेंट फोर्स है P। तो P और R के बीच का यानी रिजल्टेंट फोर्स और R यानी रिएक्शन के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है और ये ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जैसे बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने लगती है तो उस केस में ये जो तीनों ही फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं, अपने आप उसमें जो हो इंसर्ट होते हैं। तो यहाँ पर बॉडी का जो वेट है W = mg, वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ है और इसकी ये जो है बैलेंस हो रहा है वो रिएक्शन R से हो रहा है। तो अब जैसे हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करते हैं तो उस केस में इस पर कौन कौन से फोर्स काम करते हैं एज शोन इन फिगर। एक तो है नॉर्मल रिएक्शन R बैलेंसेस द वेट mg ऑफ द ब्लॉक, यानी R = mg, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो R = mg। दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स Fs = μsr, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर और मूव करने लगती है तो अपोजिट डायरेक्शन में उसकी मूविंग की यानी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में Fs काम करता है और ये हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है वो Fs है, वो μsr के इक्वल होगा। μs जो है वो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, ध्यान रखना μs फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है। तो Fs = μsr पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी ये जो है इस कॉन्टैक्ट सरफेस के बिल्कुल पैरेलल काम करेगा, विच इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स F। देन जो F इस डायरेक्शन में है जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है और Fs इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों बैलेंस हो गए। अब हमें अल्फा जो फाइंड करना है, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन एंगल है, तो यहाँ हम अल्फा के लिए tan अल्फा = PR/OR, आप देख लें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये PR/OR, यानी यहाँ R को मैंने पॉइंट और रिएक्शन दोनों में सेम यूज कर लिया है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो PR हमारे Fs है, आप देख लें PR की डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है वो Fs है, तो मैंने PR को Fs लिख दिया और OR यानी कि रिएक्शन R, ये OR, तो मैंने इसको यहाँ R पुट कर दिया। अब Fs = μsr होता है, क्योंकि आपको अगर पता हो तो जो Fs होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो इसलिए इसको मैंने Fs = μr लिख दिया।
तो ये यहाँ पर आपके म्यू एस आर अपॉन आर, आपके आर से आर कैंसल, तो टेन अल्फा इक्वल टू म्यू एस और अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, यानी ये हमारे एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंड्स ऑन म्यू, जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है म्यू एस। तो ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला है, भले ही आप इसको ऐसे याद रखें और भले ही आप इसको टेन अल्फा इक्वल टू म्यू या फिर म्यू इक्वल टू टेन अल्फा। अगर हम इसका जो P अगर अपने को फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेड फोर्स P, तो ये P फाइंड करने के लिए आपके क्या हो जाएगा, ये Fs स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट, और ये जो हो जाएगा P इक्वल टू Fs इक्वल टू म्यू एस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट एंड P इक्वल टू आर कॉमन आ जाएगा रिएक्शन, और ये अंदर हो जाएगा 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ये आपके रिजल्टेड फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फ्रिक्शन फोर्स में जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रिक्शन एंगल, तो ये आपको इस तरीके से डिराइव करना है। सेकेंड जो पार्ट है उसके अंदर एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जब कोई एक ब्लॉक m मास का हो और उसको किसी एक इंक्लिन्ड सरफेस पर अगर रेस्ट पोजीशन में अगर इसको प्लेस किया जाए, तो उस केस में ये जो हॉरिजॉन्टल और इस इंक्लिन्ड प्लेन के बीच का जो एंगल है थीटा, ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज होगा। हम एंगल ऑफ रिपोज के लिए थीटा के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो बॉडी जो है ऑब्जेक्ट है वो m मास का है, यहाँ एट रेस्ट है, तो इसके अंदर जैसे ही हमने इसको यहाँ रेस्ट पर प्लेस किया, तो उस केस पे इस पर जो फोर्स काम करते हैं, एक तो इसका जो वेट है वो mg डाउनवर्ड होगा, और इसकी जो रिएक्शन होगी वो इस प्लेन इंक्लिन्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। कभी भी ध्यान रखें, किसी भी बॉडी को जब आप कहीं पर भी अगर सरफेस पर अगर इस तरीके से प्लेस करें, तो इसका जो वेट है वो mg डाउनवर्ड होता है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली रिएक्शन होती है इसकी, यानी रिएक्शन हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है। तो ये r इसकी रिएक्शन है। अब यहाँ पर क्योंकि बॉडी यहाँ पर रेस्ट में है, तो इसके इस डायरेक्शन में जो है वो mg साइन थीटा फोर्स काम करेगा, और ऊपर की डायरेक्शन में Fs जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन Fs इक्वल टू म्यू एस आर वर्क करेगा। तो ये जो आया ये दोनों देखिए, ये आपको समझ आ गया, ये आ गया, और ये अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन है फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स Fs इक्वल टू म्यू एस आर। अब ये दोनों है, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से ये वाला अगर थीटा है तो ज्योमेट्रिकली ये भी थीटा होगा, और इस बेस पे आप इसके अंदर सपोज यहाँ से आप डालें परपेंडिकुलर ये, तो अब इससे अगर आप साइन थीटा निकालें तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जो परपेंडिकुलर में फाइंड करना, इसको कुछ भी ले लो, कोई भी नाम डाल दो, जैसे इसको जेड नाम डाल दिया, तो ये जेड अपॉन ये जो इसका हाइपोटेनस है वो mg, तो उस केस में ये z इक्वल टू mg साइन थीटा हो जाएगा। और तो ये हमारे इस तरीके से जो इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जो है ये क्या हुई mg साइन थीटा, और इसलिए इसको मैंने mg साइन थीटा लिखा। और इधर जो है अगर हम इस पर बस कोस थीटा ले हुए हैं, अगर कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसका ये वाला है, तो ये बेस यानी इसको आप कुछ मान लो, जैसे आपने टी ले कुछ भी ले लिया खाली थोड़ी देर के लिए, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि mg, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू mg कोस थीटा। तो ये mg t की वैल्यू जाएगी वो mg कोस थीटा जाएगी, यानी कि ये इस डायरेक्शन में
ये आप सॉरी, यानी ये इस डायरेक्शन में टी आ जाएगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये आर से, इसलिए ये एम जी कोस थीटा आया, तो ये इससे बैलेंस हो रहा और ये इससे बैलेंस हो रहा। ये इस पूरे का एक सिस्टम है। हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि थीटा। थीटा ही एंगल ऑफ रिपोज है। तो आप देखो, नाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन आर गिवन एज एम जी कोस थीटा इक्वल टू आर। क्लियरली एम जी कोस थीटा इक्वल टू आर, बैलेंस्ड बोथ, एंड एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एस। तो ये एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ एस यानी म्यू एस आर। तो ये दोनों को हमने इक्वेशन बनाया, ये इक्वेशन आपको बनाना आ जाए। अब हम इसको दिस अपॉन दिस, यानी दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कोस थीटा किया, ठीक है, म्यू एस आर अपॉन आर ये आ जाएगा, एम जी से एम जी कैंसल, तो इससे ये टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस हो जाएगा, आर से आर कैंसल। अब यहाँ टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस, वेयर म्यू एस इज द फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस हो जाएगा। और म्यू एस आपको पता है टेन अल्फा होता है, जो अपन अभी इसमें लिया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा। तो म्यू एस की जगह मैंने टेन अल्फा पुट किया, टेन इनवर्स एंड टेन बोथ आर कैंसल्ड, देन थीटा इक्वल टू अल्फा। तो आपकी ये, आप इससे क्या कंक्लूजन दे रहे हो कि थीटा यानी एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये इस तरीके से ये दोनों ही पार्ट, अल्फा और थीटा का रिलेशन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज बोथ आर इक्वल, इस तरीके से ये दोनों ही डेरिवेशन कंप्लीट हुई।